हम पहले आपको ज्योमेट्री का शुरुआत एक पॉइंट से कर रहे हैं। पूरी ज्योमेट्री की शुरुआत इसी पॉइंट से होती है। एक पॉइंट, साधारण सा पॉइंट, ये बहुत कुछ कर सकता है। बिना इस पॉइंट के हम लोग ज्योमेट्री को हाथ ही नहीं लगा सकते। ज्योमेट्री का पूरी शुरुआत इसी पॉइंट से हो रही होती है। बोले सर कैसे सर, बताते हैं। आप किसी लाइन को खींचते हो तो पहले पॉइंट से ही खींचना पड़ता है। किसी दो पॉइंट को जब मिला देते हो तो एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लेकिन गौर करना, जिस तरह से एक कई सारी ईंटों को जोड़कर एक बिल्डिंग तैयार होता नहीं होता है। आपको ध्यान रखना, कई सारे पॉइंट को जोड़कर ही एक लाइन बनती है। हम तो ऐसे डाउट कर रहे हैं ना, अगर कई सारे पॉइंट्स को हम ऐसे सटा के जोड़ दिया जाए तब जाकर एक लाइन बनती है। तो बताइए, अगर किसी ने पूछ दिया एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो कहोगे अनलिमिटेड, इनडिफिनाइट। इसका कोई डिफाइन नहीं है। कई सारे पॉइंट्स को मिलाकर के एक लकीर बन रही होती है, एक लाइन बन रही होती है कि नहीं? तो लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कई सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनती है। तो एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, एक गौर करने वाली बात है, हम आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा और रिलेट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा क्या कहते हैं, लाइन के जैसा एक लाइन, इसको हम लोग सिर्फ लाइन कहते हैं। लाइन कहाँ कहेंगे? दो पॉइंट को, दो बड़ा पॉइंट होगा। एक है आपके पास इनिशियल पॉइंट, एक होगा एंडिंग पॉइंट, या तो स्टार्टिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज को, और एक होगा आपके पास एंडिंग पॉइंट। दो पॉइंट को जब आप मिला देते हो तो एक लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? लेकिन कई बार बोलता है रे बताओ, रे क्या होता है? लाइन की तरह रे भी होती है, फर्क होता है सिर्फ। लाइन के पास क्या होता है, एक पॉइंट होता है और दूसरा जाकर के एक एरो बन जाता है। दिस इज कॉल्ड रे, इसको बोलते हैं रे। जब भी रे बनाएंगे तो एक पॉइंट से शुरू करेंगे और लेकर जाकर क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे, तीर जैसा। बन गया रे। क्या बन गया? सभी लोग लिखते रहिएगा और सुनते रहिएगा ध्यान से। अच्छा, रे के बाद में होता क्या है कि अगर आप कई सारे स्ट्रेट लाइन को ले लें, कई सारे स्ट्रेट लाइन को अगर आप ले लें तो वो उसके लिए प्लेन बन जाता है। जैसे मान लिया जाए एक टेबल, कैसे बनाए? मान लिया जाए एक ऐसा टेबल है, एक टेबल सुनो, मेज ऐसा टेबल। तो टेबल का जो ऊपरी एरिया है ये कहलाएगा प्लेन। क्या कहलाएगा? जैसे मान लो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, तो बोर्ड का जो पूरा ऊपर सरफेस एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लेन। क्या कहते हैं इसको? प्लेन कहते हैं, भूला नहीं, ठीक है? अच्छा, लाइन भी आपको कई तरह का मिल सकता है। सबसे पहला एक है स्ट्रेट लाइन, इसका भी नाम हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। और एक लाइन कर्व लाइन भी होता है। अगर आप मान लिया जाए इस तरह से अगर कर्व कर दें, जो भी ऐसा करके, दिस इज कॉल्ड कर्व लाइन, इसको बोलेंगे कर्व लाइन। तो पहले छोटे छोटे बातों को सीखते चले जाओ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एक पॉइंट, यानी ऐसा ये पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, कोई बता सकता है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन बना सकते हैं हम लोग? एक पॉइंट से, जैसे इधर एक पॉइंट से लाइन खींचा ना हमने, तो हम कह रहे हैं एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? बोलिए कैसे, हाउ? एक पॉइंट से कितनी लाइन खींचा जा सकता है? 1 2 4 10, कितना? बोलो, या 100? एक पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हैं, या एक ही खींच सकते हैं? सिर्फ एक भी नहीं खींच सकते। सुने ध्यान से, एक पॉइंट से हम लोग अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हैं। दिख रहा है? सभी की पॉइंट से खींच रहे ना? बताओ, खत्म होगा कभी? हम बनाते जाएंगे, गैप खाली छोटा होता जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनता जा रहा है। जैसे नो, सब इसी पॉइंट से बन रहा है ना? तो बताओ एक पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हैं? अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हैं। यानी एक पॉइंट इतनी सारी स्ट्रेट लाइन को जन्म दे सकता है। देख लो, दिख रहा है? इस पॉइंट को जानना जरूरी है। अब बात आती है कि क्या होता है एंगल। क्या होता है एंगल? ठीक है। अच्छा, कई लोग इसको एंजल पढ़ते हैं जी। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, तभी जी को ज पढ़ लो, ग पढ़ लो, ग पढ़ोगे एंगल हो गया, ज पढ़ोगे एंजल, एंजल हो गया, है ना? एंगल सुनिएगा, एंगल हम लोग किसको बोल रहे होते हैं, देखना ध्यान से, सुन रहे हो। जब भी हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे तो एंगल की सबसे खास बात होती है कि अगर कोई एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, लाइन को हम दोनों एरो दिखा देंगे तो लाइन बन जाएगा, भी लाइन है। और मान लिया जाए कि इधर ऐसे एक लाइन है, दो लाइन हमें दिख रही है, दो लाइन के बीच में ये जो गैप है, जितनी दूरी दिख रही है आपको, ये गैप दिख रहा है, ये जितनी डिस्टेंस दिख रहा है हमको, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं एंगल। क्या कहते हैं? और ध्यान रखना, इस एंगल को सिंबल देते हैं थीटा। क्या देते हैं? अब कई लोगों को थीटा समझ में नहीं आ रहा, थीटा इसका नाम है। कैसे? बचपन से जैसे आपको सिखाया जाता था ना, ए फॉर एप्पल, बोलते ये क्या है? बोलते ये ए है। तो इसका नाम ए ही क्यों है? क्योंकि ए जैसा दिखता है। ए जैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसको बचपन से ए ही बनाया गया है, सभी लोग सीखे। उसी तरीके से जिस तरह से ये ए है, उस तरह से इसका सिंबल क्या? थीटा। ऐसे लिखते हैं और ऐसे बीच से पेट काट देते हैं, बस बन गया थीटा। क्या बन गया?
अब थीटा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये लैटिन शब्द है। ये कहां से आया? ये लैटिन शब्द, ये लैटिन वर्ड है जिसको लोग थीटा बोलते हैं। तो थीटा को हम लोग हमेशा एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए? तो एंगल जब भी बनाना पड़ेगा आपको, तो एंगल को दिखाने के लिए हमेशा थीटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थीटा का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एंगल। तो ये एंगल जो भी होगा थीटा होगा। लेकिन एक खास बात सुनिएगा ध्यान से, अगर हम किसी दो लाइन को ले लें तो दो लाइन को हम दो तरीके से ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर हम दो लाइन को ले रहे हैं, मान लो इस लाइन का नाम ले रहे हैं हम ए बी। क्या ले रहे हैं हम? ए बी। और मान लो हम एक और लाइन ले रहे हैं ऐसे ही इसके सामने, इसको बोलेंगे सी डी। क्या बोलेंगे? तो एक वर्ड आता है पैरेलल। क्या वर्ड आता है? तो जब भी बात आता है ना पैरेलल, या फिर हिंदी में कई बार इसको समानांतर भी बोलते हैं। समानांतर जो भी है ध्यान रखिएगा, समानांतर ही बोलते हैं हम लोग। तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि जब भी ए बी और सी डी, यानी ए बी जिस डायरेक्शन से आया है और जिस डायरेक्शन को जा रहा है, सी डी भी उसी डायरेक्शन से आए और उसी डायरेक्शन को जाए, तो बोलते हैं कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्या है? ए बी और सी डी आपस में। इसको सिंबल दिखाने का तरीका क्या है? जैसे हमने बोलते हैं ना ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ इक्वल टू नहीं बोल रहे हम, यहाँ बोल रहे पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है इसके इक्वल टू को खड़ा कर देंगे। क्या करेंगे? तो ये खड़ा करने से क्या होगा? ये सिंबल है पैरेलल का। सिंबल किसका है ये? तो पैरेलल का सिंबल क्या होता है? इक्वल टू को थोड़ा खड़ा कर देते हैं। तो ये बोलती है पैरेलल के सिंबल है, मतलब बोलना चाहते हैं एबीसीडी के पैरेलल है। गौर करना, हमने ये नहीं बोला कि एबीसीडी के बराबर। बोले नहीं सर, आप तो एक ही देख रहे हैं, यहाँ एबी का जितना लेंथ है उतना सीडी का भी लेंथ है। बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा मान रहे हो, पैरेलल का मतलब ये होता है कि इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान से बता रहे हैं, अगर हम एक लंबा लाइन खींच दें, दिख रहा है? अगर हम एक लंबा लाइन खींच दें तो ये भी स्ट्रेट है ना, ये भी क्या है? तो बताओ, अगर हम इसका नाम रख दें EF, क्या नाम रख दें? तो बताओ EF क्या ABCD के पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है पैरेलल, क्योंकि हमें इक्वल नहीं बताना है, पैरेलल बताना। पैरेलल कब बोलते हैं? जब भी कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में जाए जिधर से ये जा रहा है, और जिस डायरेक्शन से आ रहा था यही डायरेक्शन में ये भी आ रहा था। यानी जिस तरह से ये सीधा है, इसके इन दोनों के एकदम हूबहू सीधा है, तो समझ लो ये भी क्या है? पैरेलल है। यानी ABCD के साथ EF भी पैरेलल है। इसका लेंथ हाइट नहीं देखना है, फिर से बता रहे हैं आपको, सुनना ध्यान से। अगर हमने कहा ये लाइन है, और अगर मान लो हम ऐसे कह दिए, देखो ध्यान से, दिख रहा है ये? देखो अभी क्या हुआ? लाइन का तरीका बदल गया, डायरेक्शन बदल गया। जैसे डायरेक्शन बदल गया, बोलेंगे दोनों पैरेलल नहीं है। अभी क्या बोलेंगे? दोनों पैरेलल नहीं है, बोथ आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेलल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल है। अगर मान लो हम अगर इस लाइन को ऐसे ना लिख करके, जब ये लाइन से सीधा है और ये लाइन टेढ़ा है, सुना रहा है, तो दोनों पैरेलल नहीं है। लेकिन जो सीधा वाला लाइन है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको भी अगर सीधा कर दे तो उसको बोलेंगे पैरेलल है। क्या बोलेंगे? अब हो गया पैरेलल। क्या हो गया? एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, सुनना। अगर कोई अच्छा इंसान, जैसे मान लो ए है, अच्छा इंसान है, बहुत सच्चा इंसान, अच्छा सच्चा, ट्रुथ बोलता है हमेशा। हमेशा क्या बोलता है? ट्रुथ बोलता है। और मान लो कि एक बी इंसान है, और ये बी इंसान क्या करता है? हमेशा लाई, यानी झूठ बोलता है। क्या करता है? ये झूठ बोलता है। तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? पैरेलल हैं? नहीं, ये तो एंटी पैरेलल है, उल्टा है एकदम। ये अगर सच बोलता है तो ये झूठ बोलता है। तो अगर दोनों को पैरेलल बनाना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? या तो सच झूठ के साथ रहकर झूठ को सच बोलना सिखा दे और झूठ बोलना बंद करा दे, तो दोनों पैरेलल बन जाएगा। और या तो झूठ सच के साथ रहकर सच पर हावी होकर के इसको झूठ बोलना सिखा दे और सच बोलना बुला दे, तो भी ये पैरेलल हो जाएगा। समझ आ रहा है? यानी पैरेलल मतलब होता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लियर है? क्या करें हम? और एंटी पैरेलल क्या होता? उल्टा डायरेक्शन। क्या करेंगे हम लोग? उल्टा डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास में पैरेलल। क्या होगा? ये पैरेलल हो गया। पहले समझ में आपको? यानी कि अगर कोई लाइन अगर टेढ़ा है तो दूसरा लाइन भी उतना ही टेढ़ा होना चाहिए। समझ में? एकदम सही। अगर ये इंसान टेढ़ा है तो इसको भी टेढ़ा बना दिया, बस दोनों पैरेलल हो गए। दोनों क्या हो गए? तो ये तो मतलब पैरेलल का, इसका मतलब था। क्लियर है? पैरेलल। ओके, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पैरेलल के बाद आएगा आपके पास में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समझिएगा, अगर दो लाइन, एक बात हमेशा सुनना, पैरेलल की एक खास बात होती है, पैरेलल कभी भी साथ तो चलेगा लेकिन कभी भी मिल नहीं सकता। कभी भी मिल नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, एक नदी है। क्या है? एक नदी है, देखो ध्यान से, एक नदी है। ऐसे नदी के दो किनारे होते, कितने? तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि नदी का दो किनारा कहां खत्म होगा, कहां शुरू होगा? नहीं बता सकता। तो बताओ, ये दोनों किनारा हमेशा साथ साथ चलता है, यस नो? लेकिन क्या कभी जाकर मिलता है? कभी एक दूसरे को काट पाएगा? कभी एक दूसरे को मिल पाएगा? मधु कहां है? ध्यान, क्या कर रही हो? हम जब यहाँ लिख बताओ, यहाँ देखो ना फटाफट। आपको फटाफट से यहाँ भी देखना है, सुनना परसेंट लिख भी लेना है, सुनना देखना लिख भी लेना है। बीच में क्यों ध्यान देती हो, भड़क जाती हो? हाँ, हम जो बोलते हो ध्यान कान में जाएगा ही नहीं फिर, अगर देखोगे नहीं तब। क्या हुआ? कहाँ? क्या बोले? दो लाइन मिल जाएगा? हाँ, पीछा के मिल जाएगा। आओ लेके आते हैं, आओ लेके आते हैं, आओ लेकर आए, आ गए? ठीक है, आओ आओ लेकर आ रहे हैं। बोलो किधर मिला?
और पीछे ले हैं? आपका चांद पर लेके जाओगे? अरे मेरे हाथ में अब कोई मुश्किल थोड़ी है कि बात करेंगे। हम इतना जान रहे कि दोनों स्ट्रेट ही रहेगा, तब ना स्ट्रेट लाइन को ना पैरेलल बोलेंगे। समझे? दिल कह रहे ना हम लोग। तो पता है क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, सुनते जाओ ध्यान से, मेरा एक दोस्त था, सुनते जाओ, जो आकर मुझे एक अपना दुख बता रहा था। दुख इसका ये था, अरे सुनो, यहां तो ध्यान दो। दुख इसका ये था, उसने कहा कि भाई मेरे को वो बता रहे, मेरे को वो पिंकी बहुत पसंद आ रही है। मेरा, हम आपको एक समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये है पिंकू, ये क्या है? पिंकू। तो पिंकू को पिंकी बहुत पसंद आ रही है, मान लो, ठीक है। तो पिंकू ने क्या कहा आकर के, मेरा दोस्त पिंकू मान लो, उसने आकर मुझे बोला मेरे को पिंकू बहुत पसंद आ रही है, आगे चल करके हम लोग साथ रहना चाहते हैं। हाँ, पिंकू को पिंकी पसंद आई है, ओके। अब लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, वो बहुत सालों तक में साथ साथ थे, मतलब साथ साथ स्कूल पढ़े, साथ साथ कॉलेज पढ़े, लेकिन आज तक कभी नहीं मिले, आज तक कभी नहीं मिले। तो बड़े होकर के कई सालों बाद में पिंकू ने मुझसे बात की और बात करके बोला मुझे पिंकी तो पिछले 12 साल 15 सालों से पसंद है, उस समय से लेकर आज तक हम लोग मिल नहीं पाए हैं, कभी मंजूरी नहीं मिली। तो हमने उसको यही सलाह दिया, देखो पिंकू और पिंकी यानी आप दोनों नदी के दो किनारे जैसे हो, आप दोनों का साथ में चलना तो लिखा हुआ है लेकिन मिलना नहीं लिखा हुआ है, समझ में? इसको बोलते हैं कि यू आर बोथ आर द पैरेलल, दोनों क्या हो? हमने कहा कि हम अगर आपको मैथमेटिक्स में समझाएं तो तुम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, क्या हो? एग्जैक्टली। अगर अपोजिट होते यानी एंटी पैरेलल होते तो शायद मिल जाते, शायद मिल जाते, क्रॉस हो जाता, इंटरसेक्शन तो होता। तो जब पैरेलल तब बोल रहे थे हम लोग कि जब साथ जिंदगी में साथ चलना तो लिखा हुआ है, देखो साथ साथ चलेंगे लेकिन मिलना नहीं लिखा हुआ था। हमने बताया पिंकू और पिंकी दोनों क्या हैं? पिंकू इज पैरेलल फॉर पिंकी, यस और नो? क्लियर? बोला नहीं, साथ चलना तो लिखा हुआ, मिलना लिखा हुआ नहीं है, ओके। आगे बढ़िए। लेकिन अगर ऐसा कमाल हो जाए कि दोनों लाइन मिल जाए तो भाई जाहिर सी बात है नदी चलना बंद। अगर दोनों मिल जाएगा तो नदी बंद, पानी जा पाएगा, फ्लुएंसी बंद हो गया, समझे नहीं समझे? फ्लुएंसी बंद हो गई। अगर मिल यानी अगर दो लाइन एक दूसरे को काट दे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या है? दोनों को एक दूसरे को काट देना, यानी अगर दोनों मिल गए तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, अगर दोनों एक दूसरे को काटेंगे फ्लुएंसी बंद, यानी पानी का जो फ्लुएंसी जा रहा है, पानी जो फ्लो कर रहा है, नदी का जो बाढ़ यानी पानी जो जा रहा है, वो पानी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अगर चाहते हो कि पानी जाना बंद हो जाए, नदी पानी देना ही बंद कर दे, तो दोनों मिला दो। और अगर चाहते हैं कि दोनों साथ में कम से कम चल तो रहे, तो फ्लुएंसी बनी रहेगी, यानी पिंकू पैरेलल है पिंकी के साथ। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो समझ जाइएगा पानी बंद, फ्लुएंसी बंद। यानी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी? आगे की जिंदगी देख लो, सुख में नहीं दुख में बीतेगी, पानी नहीं है, नो वाटर नो लाइफ। क्लियर? कैसा नो? तो इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? जब भी कोई दो लाइन आपस में खुद को क्रॉस कर जाए, क्या कर जाए, तो बोलेंगे इसको इंटरसेक्शन। क्या कहेंगे? और यही पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पर टकराए हैं उसी पॉइंट का नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या नाम है? क्लियर? जैसे नो? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा आइए अब बात करेंगे हम, आपको लिख लिए? लिख ली? ठीक है, गुड। ऐसी होना चाहिए, यानी कि आप कब लिख लो मुझे पता भी ना चले, आपका डेटा भी सब लिखा हुआ हो गया और आपको नजर भी यहाँ है, मुझे सुन भी रहे हैं। ऐसे एक स्टूडेंट को स्मार्ट होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा कोलिनियर। नाम सुने होगा कहीं ना कहीं आप लोग, कोलिनियर। अब इस कोलिनियर का मतलब बता रहे हैं। अच्छा, कई सारे हम हिंदी में डेटा आपको नहीं दे पाएंगे। कोलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एकदम बिल्कुल नहीं पता, सही बताए होगा कुछ ना कुछ अटपटा चटपटा सा नाम, मुझे नहीं पता। तो जिस पता ही नहीं हम कैसे बोलते पता है? हिंदी वाला डेटा दिमाग में टिकता ही नहीं है, कुछ कुछ टिक जाता है, कुछ कुछ नहीं टिकता है। अब इंग्लिश में ही सब कुछ यूज करते हैं, पता हिंदी में इसका यूज ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट कहानी है कोलिनियर की। किसकी? गौर करना, कोलिनियर क्या होता है? लीनियर मतलब तो लाइन होता है, लीनियर मतलब लाइन होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोलिनियर क्या हो रहा होता है, तो कोलिनियर के बारे में बात करते हैं, आप समझना ध्यान से। हम कोलिनियर पॉइंट्स बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स गौर करना, सुनो ध्यान से। देखो, अगर कोई ए पॉइंट और अगर कोई बी पॉइंट और अगर कोई सी पॉइंट या कोई डी पॉइंट, 4 पॉइंट हमने दिया आपको, चारों पॉइंट अगर किसी एक रेखा से होती हुई जाती है तो बोलते हैं ये चारों पॉइंट कोलिनियर है। क्या ये? तो कोलिनियर का मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई ए बी सी डी 4 पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट अगर किसी एक समान रेखा से होते हुए जाए, यानी समझना ध्यान से, जैसे कभी कभी ऐसा होता है लाखों सालों वर्ष में कभी एक बार में ऐसा होता है कि सारी प्लैनेट्स एक ही रेखा में चले आते हैं, सारी प्लैनेट्स एक ही
रेखा में चले आते तो बोलेंगे सारी प्लैनेट्स को लीनियर हो गए हैं। कैसे हो गए? समझ में आ रहा है ना? तो कोलिनियर का संकेत किस बात से है कि अगर कोई भी 2 3 4 पॉइंट है और अगर वो एक ही लाइन से होकर जा रही है, यानी अगर चारों पॉइंट को हमने किसी लाइन रेखा से मिलाने की कोशिश की तो सारी पॉइंट्स उसी लाइन पर बैठे मिले हमको, समझ आएगा कोलिनियर। क्या कहेंगे? दिस इज द कोलिनियर पॉइंट्स एंड कोलिनियर लाइन। समझ में आया? और आगे समझो, अगर मान लिया जाए ऐसा कोई लाइन है और मेरे पास क्या है, एक यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है, और यहाँ पर डी है, यहाँ नहीं, यहाँ पर डी है ना, और यहाँ पर ई है। तो बताओ ए बी सी डी जितना भी लिख रहे हैं हमको, ए बी सी डी ई, ये चारों क्या कोलिनियर है? नहीं है। दिस इज कॉल्ड द नॉन कोलिनियर। क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हुआ? क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? फटाफट से लिख लो आप लोग, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हेलो, पॉइंट की कमी नहीं है, जितना डेटा गिवन है सब बैठा दो। आपके पास जितना डेटा है, अगर मान लो मेरे पास 2 ही डेटा है, ए और बी, और दोनों ही एक ही लाइन में बैठे हुए तो बोल देंगे दोनों कोलिनियर है। बात समझे? है कि नहीं है? और मान लो कि मेरे पास फिर से 2 डेटा है, ए और बी, और वही देखो एक लाइन में बैठे हुए, एक नहीं है, अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो बोल देंगे नॉन कोलिनियर। समझ? लेकिन ऐसा ज्यादातर माना जाता है कि मिनिमम कुछ लोग 3 लेने का कोशिश करते हैं, 3 लेने का कोशिश करते हैं। बताते हैं क्यों, इसका कारण समझना। अगर 2 लाइन हम कहीं भी ले ले, कुछ ना कुछ करके एक लाइन में तो मिला ही देंगे, देखो है कि नहीं? अगर हम 2 पॉइंट ले ले तो कुछ ना कुछ करके मिला ही देंगे, और स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो बने नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम 3 पॉइंट ले लें, क्या ले लें, और 3 पॉइंट लेकर देखो, एक तो कहीं भी डाल दिए और एक तो यहाँ डाल दिए, अब होगा क्या? अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करें तो ये छूट जाएगा, इसको मिलाने की कोशिश करें तो ये छूट जाएगा। समझ नहीं समझ रहे हो? अब उससे अगर तीनों मिला दिए तो लो, अब लाइन ही छूट गया, अब लाइन ही टेढ़ा हो गया। मतलब कोलिनियर के लिए सबसे अच्छा दिखता है कि मिनिमम 3 पॉइंट होगा तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो सुना? तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपके लिए होना जरूरी है, दैट बिकॉज़ आपको कोलिनियर पॉइंट्स समझ में आए। बिकॉज़ 2 रहेगा तो कैसी भी एक स्ट्रेट लाइन तो बना ही दोगे, है कि नहीं? लेकिन अगर 3 होगा तो बनाना मुश्किल है कि नहीं? और तीनों अगर एक लाइन मिल गया तो लीनियर है, नहीं मिला तो कोलिनियर है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट कहानी आपके पास में कॉनकरेंट लाइंस। हर पॉइंट को समझा के जा रहे हैं टॉप टू बेसिक। कॉनकरेंट लाइंस, अब ये कॉनकरेंट लाइंस क्या होता है थोड़ा समझाते हैं, ठीक है? सुना ध्यान से। कॉनकरेंट लाइन देख रहे हो क्या नाम हो रहा है? कॉनकरेंट है, कौन है करंट के पास? कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट। ओके, अच्छा इसको सटा दे रहे, हाइफन नहीं दे रहे हो, ठीक है? कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं? बड़ा अच्छा बात है ये। वो कहता है अगर हमारे पास कई सारे लाइन हो, कई सारे लाइन हो, ऐसा एक लाइन, ठीक है, 2 लाइन, कई सारे लाइन हो, और सारी लाइन को अगर हम एक जगह काटे, मतलब सारी लाइन को अगर हम एक जगह इंटरसेक्ट करना चाहें तो सारी लाइन जाकर एक ही जगह जब कटती है ना तो उसको बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन। ये सब क्या है? यानी सारी लाइंस का एक ही सेंटर पे आकर मिलना, दिस इज द कॉनकरेंट लाइंस। क्या कहेंगे? यानी हमने कहा सारी लाइंस जिस बिंदु पर मिलेंगे और सब लाइन एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द कॉनकरेंट लाइंस। क्या कहेंगे इसको? बहुत बढ़िया, कॉनकरेंट लाइंस। लेकिन अगर मान लिया जाए मेरा कुछ लाइन से ऐसे यहाँ आया, एक तो ऐसे मिल गया, समझ रहे हो? एक तो जाकर क्या हुआ, ऐसे आगे मिल गया, एक तो जाकर क्या हो रहा है, ऐसे जाकर मिल गया, तो बताओ ये कॉनकरेंट है? नहीं है। देखो कुछ 2 लाइन जाकर यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ मिल रहा है, सब अलग अलग मिल रहा है ना, इसको बोलेंगे नॉन कोकरेंट, नॉन कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट लाइंस। तो कॉनकरेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बोलो क्लियर है? किसी को डाउट? यस नो? आपको रियल लाइफ में ना यही सब नाम ज्यादा मिलेगा, इंग्लिश में ही नाम आपको ज्यादा मिलेगा, हिंदी में इसका नाम आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है? सिर्फ किताबों तक सीमित है, लेकिन आप रियल लाइफ में जब जाओगे तो आपको ये सब लाइंस आपको ज्यादा सुनने को मिल सकता है, या तो कॉनकरेंट, कोलिनियर, लीनियर, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप कितने लोग स्केल का यूज कर रहे हैं? आप थोड़ा सा, कितने लोग स्केल का यूज कर रहे हैं? तो उठाओ हाथ। एक तो मधु ही समझदार है, बस बाकी सब लोग बकलोले हैं। जब ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, हम अगर लाइन से बना रहे हैं, हमारे पास स्केल इतना है नहीं, हम खींच करते रहे, कम से कम आप तो स्केल से बनाओगे ना। हाँ, होशियार हो ना, तो होशियार चल। तो अगर स्केल से यूज करके बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। शायद मुझे लाइन सेगमेंट का हिंदी पता है, लेकिन पता नहीं कितना सही है। आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सेगमेंट का मतलब होता है खंड, हर लाइन को हिंदी बोलते हैं रेखा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है किसी का टुकड़ा या किसी का खंडन करना। गौर करना, अगर आपके पास कोई लाइन है, मान लो इस लाइन का हमने एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाल लिया। छोटा सा हिस्सा क्या किया? ये जो छोटा सा हिस्सा मान लो यहां से काटा हमने, ऐसे काटा, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। तो जो काट के हमने निकाला
ये पता है क्या, ये इस लाइन का रेखाखंड है ना, ये इस लाइन का सेगमेंट है ना, यानी इस लाइन का सेगमेंट, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा? गुड। समझो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। अगर आपके पास कोई सीधी लाइन है, उस लाइन में से आपने कुछ टुकड़ा कहीं से भी काट के निकाल लिया, बीच से निकालो, साइड से निकालो, कुछ भी एक टुकड़ा आपने काट के निकाल लिया, ये टुकड़ा ही आपके लिए लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। बोलना आना है? यस, क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत? तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। लाइन का मतलब लाइन का टुकड़ा। खत्म हो गया लाइन सेगमेंट, इसलिए इसको बोला रेखाखंड। ओके, क्लियर? ओके, चलिए इसी लाइन सेगमेंट में मुझे एक और बात याद आ रही है, वो थोड़ा सा देखिएगा, सुनो ध्यान से। हम कहते हैं अगर मेरे पास एक लाइन है, देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम हमने दिया AB। क्या नाम दिया? और मान लो इस लाइन की जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है? यानी इस लेंथ, यानी इस लाइन की जो लंबाई मिल रही है 10 सेंटीमीटर। कितना है? और अगर हम बोले इस लाइन को 2 इक्वल टुकड़ा करना पड़ेगा, तो बताओ एक टुकड़ा का कितना वैल्यू होगा? हमने क्या कहा? अगर कोई 10 सेंटीमीटर का एक लाइन है, इस लाइन को अगर हम लोग 2 इक्वल टुकड़ा करना चाहें, तो एक टुकड़े का लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा ना? कितना होगा? तो बताओ 5 सेंटीमीटर, अगर हम इस लाइन को 5-5 यानी कि 2 टुकड़ा करना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो एक ही शर्त है कि इन दोनों के बीचों बीच में मुझे एक पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, एक कट लगाना पड़ेगा ना, या एक पॉइंट बनाना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट, जो एक ऐसा पॉइंट, मान लो ये पॉइंट का नाम M दे दिया हमने। क्या दिया? एक ऐसा पॉइंट जो A और B के बीचों बीच बैठे और इस लाइन को 2 इक्वल टुकड़ा कर दे। तो ये सिंबल है इक्वल का, किसका है? मतलब ये इसके इक्वल है। क्या ये इक्वल है? बोलो ऐसा होना चाहिए तो नहीं, ऐसे दिखाते लाइन को, मतलब बता रहे कि ये 2 दिया लाइन, ये 2 मतलब बराबर है दोनों। और समझे? तो जब क्या हो गया, यहाँ पर बोल सकते हैं कि AM इक्वल टू BM, बोल सकते हैं, है ना? AM इक्वल टू BM। चलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। ये M क्या है? जी हाँ, तो मिड पॉइंट हम लोग तभी बोलेंगे अगर कोई लाइन का मिड पॉइंट उसी को कहेंगे जो उस लाइन के 2 इक्वल टुकड़े कर दें। क्या कर दें? दिस इज कॉल्ड द मिड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द, और हमने इसका नाम M दे दिया है। क्या नाम दिया है? वो क्लियर है? एक आता है लाइन, एक आता है लाइन सेगमेंट, और एक आता है रे। क्या आता है? तीनों तो एक ही जैसा दिखता है। EB ऐसा सीधा लाइन है, EB ऐसी लाइन सेगमेंट ऐसी सीधा ही होता है, और ये भी क्या होता है? ऐसे रे होता है। होता है कि नहीं होता है? तो तीनों में अंतर क्या है? लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों में क्या अंतर है हम आपको समझा रहे हैं। आप लोग चाहो तो तीनों को क्या करोगे ना, एक कॉलम में बंद कर सकते हो और कुछ बातें लिख सकते हो, नीचे में दिखा दे रहे हैं। ये 3 कॉलम बना लो, एक में लाइन थोड़ा बड़ा बना लेना, लाइन, इसमें लिखना लाइन सेगमेंट, इसमें लिखना लाइन सेगमेंट, और इसमें लिखना रे। तीनों तो एक ही जैसा दिखता है, लेकिन फर्क है लाइन के खास प्रॉपर्टी। अच्छा, सबका सिंबल देख लेना थोड़ा सा। सिंबल क्या होता है ना, एक लाइन का सिंबल में अगर आप देखोगे, एक लाइन होगा तो हमेशा उस लाइन के दोनों तरफ आपको एरो मिलता हुआ दिखेगा। पता है एरो का मतलब क्या है? अब आपको एरो का मतलब समझा रहे हैं, सुनना ध्यान से सुनो। जब भी आप लोग महाभारत या रामायण जैसा मूवी देखे होगे, तो देखना उसमें ऐसे करके एरो होता है। होता है? पता नहीं होता है? इसको बोलते हैं हेड वाला पोर्शन, यानी एरो। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना, ये टेल वाला पोर्शन है, यहां से ऐसे करके फेंक देते हैं। तो क्या, सुनो ध्यान दो, यहाँ पर हमने जो बोला वो सुनते रहेगा ध्यान से। अगर हम इस एरो को बनाया, इस एरो का जो मुंह है, क्या मुझे बता सकते हो कि अगर हमने बाण में, यानी कि ये बाण बोलते थे, एरो कहते थे हम लोग, धनुष बाण बोलते, धनुष बाण, धनुष लेकर अगर बाण चलाया, तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये बाण कितनी दूर जाएगी, कहां जाएगी? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। यानी ये एरो इस बात का डायरेक्शन है कि ये मूव करेगी सामने की तरफ, जिधर इसको दिशा दिखाएंगे उधर ही जाएगी, लेकिन कितना दूर जाएगी ये पता नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि इसको कितना फोर्स मिल रहा है। कैसे नो? तो ये एरो दिखाने का मतलब है कि ये चलती जाएगी। क्या? जितना इसके अंदर एनर्जी है, जितना इसके अंदर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, वो जब तक रहेगी तब तक चलती रहेगी। यानी ये एरो का मतलब है रुकेगी नहीं, चलती जाएगी। तो लाइन में 2 एरो होता है दोनों तरफ। क्या होता है? दोनों तरफ। और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। क्या होता है? एंड मतलब होता है अंत। इसका कोई अंतिम सिरा नहीं होता लाइन का, इसका कोई भी अंतिम सिरा है ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कहां जाकर रुकेगी। पता है? तो लाइन की पहली प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कि इट हैज नो एंड पॉइंट। क्या लिखेंगे? इट हैज नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट, एंड मतलब होता है अंतिम सिरा। कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं लाइन में। बात समझे कि समझे? ओके, अच्छा गौर करना ध्यान से। अब अगर हम लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें, तो बताओ ये लाइन सेगमेंट हमने भी क्या बताया था कि पूरी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है ना हमने। कैसे ना? इस पूरी टुकड़ा का, पूरा का क्या छोटा सा टुकड़ा लिया ना। बताओ इसका एंड तो है ना, इसका एंड पॉइंट तो है ना,
तो क्या लाइन सेगमेंट में कभी भी एरो बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। यानी ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या ये? यानी इस लाइन सेगमेंट में कोई भी एरो नहीं होगा, क्योंकि इट हैज टू एंड पॉइंट। इट हैज टू एंड पॉइंट। तो देख लो, वो सबसे बड़ा समझा दे मैं आपको, समझ में नहीं आती सब बातें, इसलिए समझाते रहे, ध्यान समझना। लाइन सेगमेंट और रे में क्या अंतर है, ये सब चीज समझा रहे हैं आपको। तो पहला हमें दिखा जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है वो लाइन होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कहां से आ रही है कहां को जा रही है। और लाइन सेगमेंट क्या होगा? उस लाइन का ही टुकड़ा है, मतलब क्या, उसका एंड पॉइंट तो हम लोगों ने ही क्रिएट किया है। मतलब इस लाइन के पास 110% दो एंड पॉइंट होगा। कितना होगा? लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे एरो के बारे में बात करेंगे, तो एरो हम लोग सीधा बोलेंगे कि शुरुआत तो किसी न किसी एक पॉइंट से करेंगे, लेकिन कहां को जाएगी नहीं पता, इसको बोलते रे। जैसे सन दिखता है, सन से रे आती है सनलाइट, तो मुझे सोर्स तो पता ना कहां से आ रही है, सन से आ रही है, कहां से आ रही है, लेकिन किधर को जाएगी नहीं पता। दिस इज कॉल्ड रे। क्या कहेंगे? रे। क्लियर है? यानी हम खाली इतना बोलेंगे कि इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट। इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, है कि नहीं? शुरू का खाली पॉइंट पता होता, लेकिन जाएगी कहां नहीं पता। जैसा ना, तो खुद सोचकर बताइए कि इस एरो, ये जो बाण धनुष होता है, वो बताओ वो क्या है? लाइन है, लाइन सेगमेंट है, या रे है? रे है, एकदम सही। क्योंकि मुझे पता है कि हम छोड़ कहां से रहेंगे, कहां पे जाओगे मुझे नहीं पता। दैट इज एक रे की तरफ भागेगी। जैसा ना, या फिर सन की लाइट किस तरह से, वो रे की तरह, आपको पता नहीं कहां जाएगी। कमेंट। एक बल्ब देखो, बल्ब, तो बल्ब किसकी तरह है? वो भी रे की तरह। अगर हम बोलेंगे, अगर आपके पास एक पेपर है, ठीक है, या मेरे पास एक बोर्ड है या पेपर है, सुनो ध्यान से, तो क्या हम पूरा लाइन को कभी भी एक पेपर पे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यानी हम लोग पेपर पे लाइन को पूरा ड्रॉ कर ही नहीं सकते, बस एक नहीं है। और रे को भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत तो कर देंगे हम, लेकिन खत्म कहां करेंगे नहीं कर सकते। यानी लाइन और रे, ये दोनों को एक पेपर पे बनाया, लेकिन एक सेगमेंट को तो बनाया जा सकता है ना। लाइन सेगमेंट तो मेरे हाथ में है ना, इसलिए लाइन सेगमेंट को पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन लाइन और रे को ड्रॉ किया नहीं जा सकता। क्लियर है? और इसका सिंबल दिखा दिया आप लोगों को, सिंबल देख लिया ना, सिंबल भूलिएगा नहीं। बात कर रहे हैं एंगल की, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंगल अभी हम बोल कर गए थे आपको, सुनो, एंगल अभी बोल कर गए थे कि दो लाइन के बीच में जो जगह खाली होता है उसी को एंगल बोलते हैं ना। और इसको थीटा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से कि अगर हम ऐसा बोले, मान लो कोई दीवार है, या मान लो ऐसा कि दो पेन है मेरे पास, सुनो ध्यान से, ये दो पेन दिख रहा है हाथ में, तो ये दो पेन को अगर हम इस तरह से रख दें, सुनो ध्यान से, अगर हम सीधा रख दें, क्या रख दें, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा ना, 90 डिग्री। क्या बोलेंगे? क्योंकि कमेंट, अगर एक सर्कल ले लें, इस सर्कल को बताओ टोटल कितना डिग्री एंगल है? 360 एंगल है ना। अगर हम इसको, मान लो इस सर्कल को हमने आधा काट दिया, क्या किया? 180, क्या काटा? यानी 180 हो गया ना। यानी ये तो एक बात और समझ में आया हमको, सुनो समझो, अगर किसी ने कहा कि एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर कितना एंगल बन सकता है? बोलेंगे 180, है कि नहीं? 180 ऊपर, 180 नीचे, एक तरफ 180 बनेगा। ऐसा ना, एक लाइन का भी एंगल होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होगा। कितना होगा? जिस तरह से हम लोगों ने एक सर्कल को आधा काट दिया, तो काटने के लिए तो एक लाइन तो लेना पड़ा ना, उसी लाइन पे बनाना 180, इसलिए 180 डिग्री एक लाइन का एंगल होता है। लेकिन एक और लाइन लिया जो हमने ऐसे काट दिया, तो बताओ क्या होगा? इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90। जैसे ना बना कि बना? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास चार तरह का 90 बन गया। बताओ 9, देखो 90 करके 4 बार जोड़ोगे 360 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन गौर करना, हम कह रहे हैं कि अगर कोई दीवार, जैसे बताओ ये जो मान लो ये वॉल है, ये जो दीवार है, इस दीवार से मान लो ये दीवार अगर टच में है, तो ये दीवार और इस दीवार के बीच में एंगल कितना बन रहा है? क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर ये दीवार ऐसे है और ये दीवार ऐसे है, तो एंगल 90 बनेगा। लेकिन हम इस दीवार को नाम देना चाहते हैं, यानी हम बोल रहे हैं कि अगर ये ऐसे बन रहा है, लेकिन अगर इसे छोटा हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या बनेगा? ये जानना चाहते हैं। लेकिन पहले समझो कि एंगल की कहानी क्या होती है। एंगल में हमेशा कोई ना कोई दो होगा, इसको बोलेंगे आर्म। क्या कहेंगे? ये है हमारे पास आर्म, ये दो आर्म मिलकर के ही जिस जगह को क्रिएट करेगी बीच में, ये एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? और ये हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मापते हैं, एंगल की यूनिट होती है, एंगल को मापते हैं, दो तरह की यूनिट होती है, सुना ध्यान से। एंगल की यूनिट होती है, यानी एंगल बोले तो थीटा। इस एंगल को मापने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं, उसकी दो तरह की यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। सुना ध्यान से, एक का नाम है रेडियन, क्या नाम है? और एक का नाम है डिग्री, क्या नाम है? अच्छा, ये डिग्री सेल्सियस वाला डिग्री नहीं है ना। देखो, अगर हमने 7 के ऊपर में ऐसा लिख दिया, गोला दे दिया, उसको बोलते हैं 7 डिग्री। क्या बोलेंगे? कई लोग इसको लिखने में गलती भी करते हैं, आप लोग को समझा रहे, गलती नहीं करना। सुना, डिग्री देते कैसे हैं? डिग्री को अगर आप जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिए तो गलत है। सुना से क्या होगा?
गलत है, हमेशा माथे के कॉर्नर पर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आप लोग अगर मान लिया जाए 7 लिखे और उसको ऐसे भर दिए तो ये भी गलत है, ये भी डिग्री नहीं मानी जाएगी। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? तो डिग्री बनाने का सही तरीका क्या है कि आप इसको गोल दीजिए और बीच में खाली होल होना चाहिए। तो गोल बनाओ और होल बनाओ, बस तो डिग्री की तरह दिखेगा। बात समझे नहीं समझे? और सुनो ध्यान से, जब भी बात करेंगे रेडियन के बारे में, तो रेडियन का जो मेजरमेंट, ये रेडियन का जो शकल होता है, उस शकल को हम लोग बोलते हैं इस तरह से। जैसे मान लो उसके माथे पर हमेशा आपको सी मिलेगा, क्या मिलेगा? सी फॉर द रेडियन। लेकिन आपको फिर बता रहे हैं आखिर रेडियन की शुरुआत कैसे, मतलब आती कहां से ये? सुनो ध्यान से, एक चीज है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ओके, ये एक सिंबल है पाई। इस पाई को हम लोग लैटिन वर्ड कहते हैं। ये अगेन ये लैटिन वर्ड है। क्या ये लैटिन वर्ड है? ये एक लैटिन वर्ड है पाई। क्या नाम है इसका? पाई। इस पाई का भी एक मतलब होता है। पाई का मतलब अगर आपको समझना है, सुनो ध्यान से, अगर आपको पाई का मतलब समझना है तो पाई का मतलब भी समझाया जा सकता है। गौर करना, अगर देखो ध्यान से, पाई आखिर निकालते कैसे, देखो ये देखिए, सुनिए सुनिए, यहाँ देखिए, अगर हम एक सर्कल बनाए, सो गॉड सर्कल का पाई है क्या? कई लोगों को डिस्टर्ब करता है। सर ये पाई तो बहुत जगह देखे हैं, इसका थोड़ा सा और मतलब समझाइए। आपको समझाने की कोशिश करें, देखो देखते हो खाली। एक हमने बनाया सर्कल, क्या बनाया? और इस सर्कल के पास इसका कुछ है रेडियस। क्या ये क्या दिखेगा हमको? रेडियस दिखेगा। ओके, आइए, और ये है इसका किनारा। ये क्या इसका किनारा? इस किनारे को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, पेरीमीटर। तो हमेशा किनारे को बोलते हैं पेरीमीटर, और ये है रेडियस। क्या ये? रेडियस। जैसे मान लो ये हमने बनाया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ये क्या है? किनारा। ये क्या है? किनारा है। ओके, इसी को बोलेंगे हम लोग पेरीमीटर। और यहाँ भी वही पेरीमीटर, ये रेडियस है। तो कहता है, सुना ध्यान से, तो कहता है कि अगर क्या होता है पाई, इसको समझाने के लिए सीधी बात अगर हम आपको समझाएं, बहुत प्यार समझाएं, तो कहेंगे पेरीमीटर को आपके रेडियस का दुगना क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? एग्जैक्टली, सुन जाएगा ध्यान से, पेरीमीटर रेडियस का दुगना कर दें, यानी कि किनारा सेंटर से यहाँ तक और यहाँ दोनों जोड़ दें, यानी दोनों किनारे को जोड़ दें, और जो सबसे लंबी लाइन बनेगी इसका नाम होगा डायमीटर। क्या नाम होगा? डायमीटर होगा। तो पाई को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप इस पेरीमीटर को इस डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, जो डेटा आएगा उसी को पाई बोलते हैं। क्या कहते हैं? पाई बोलते हैं। एक और तरीका समझिए, हम इस चीज को आपको एक और तरीका समझा सकते हैं, सुना ध्यान से। अगर हम पाई की वैल्यू निकालने की बारी आती है, कुछ लोग बोलते हैं 22/7 आता है, लेकिन हम पूछ रहे हैं क्यों आता है 22/7? कुछ लोग बोलते हैं इसी को डिवाइड करेंगे तो 3.14 बोलेंगे, 3.14 बोलेंगे। लेकिन अगेन पूछ रहे हैं हम, आखिर ये डेटा सही क्यों माने? आखिर डेटा आया कहां से? सुनते जाइए, ज्योमेट्री का खेल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत उसको हायर श्रेणी में पढ़ाया जाता है, अभी नहीं सिखाया जाता, लेकिन उसका बावजूद भी हम छोटा सा हिस्सा है तो सिखा के जा रहे हैं आपको। ओके, सुनते जाइएगा खाली। अब देखो, मान लिया जाए कि अगर मेरे पास कुछ मापने के लिए कुछ अगर हो तो मजा है। क्या हो? हाँ, कुछ नहीं है, हटाओ, कोई बात नहीं, मेरा हाथ ही रस्सी है। अगर हम मान लो मेरे हाथ में एक रस्सी ले लें, क्या ले लें हम? माप लो। मान लो मेरे हाथ में इतना लंबा, जितना इसका डायमीटर है, जितना इसका डायमीटर है, इतनी लंबी रस्सी हम अपने हाथ में ले लें। क्या कर लें? हाथ में ले लें। और हमने क्या किया, इस एक जगह से जहां से शुरुआत होना थे, किसी एक बिंदु से, किसी एक पॉइंट से, मान लो ये ओ है, ओ से ओरिजिन, यहां से इसी डायमीटर को लेकर क्या करेंगे, हम इस सर्कल पे लपेटेंगे, सर्कल पे लपेटेंगे। और लपेट के क्या करेंगे, मान लो यहां से लेकर यहां तक एक डिस्टेंस है आपके पास, सुन ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक आपके पास एक डिस्टेंस है। मान लो ये डायमीटर जब लपेटे तो यहां से लेकर यहां तक आया, यहां खत्म हो गया। क्या हुआ? इस डायमीटर को लेकर अगेन अब यहां से शुरू करेंगे, यहां से, फिर यहां पर एक डायमीटर हो गया ना, यहां से फिर यहीं से एक और डायमीटर लेंगे वहीं पर फिर से। जैसे मान लो ये जाकर के यहां खत्म हो गया। कहां हो गया खत्म? यहां खत्म हुआ। ठीक है, तो बताओ अभी कितना डायमीटर मापे? 2 ना, कितना मापे? तो बताओ, ये एक डायमीटर है, इसको डायमीटर को लेकर पहले ऐसे मापा, फिर जहां खत्म हो यहां रखकर फिर से ऐसे मापा, इतना ही, जो इतना लेकर माप रहे, घुमा रहे खाली। और फिर एक बार लास्ट यहां लगकर घुमाया, और लास्ट ये यहां तक आया। कहां तक आया? यहां तक आया। दिख रहा है कहां के रंग? हमने पहले कहां शुरुआत किया? यहां से। कहां से किया? इस डायमीटर को लेकर पहले यहां से लेकर यहां तक माप दिया, यहां से लेकर यहां तक माप दिया। ये एक डायमीटर, कितना डायमीटर? अब यहां से लेकर के फिर से किया तो यहां तक माप, यहां से लेकर के यहां तक माप दिया, है कि नहीं? तो दूसरा डायमीटर कितना? ये। अब यहां से लेकर के फिर क्या किया? यहां तक मापा, तीसरा डायमीटर। तो क्या अभी भी ये लाइन जुड़ गया? कुछ खाली है ना? ये जितना लाइन जो खाली है, इस चीज को अगर आप देखोगे तो ये कितना है? अगर आपको जानना है ये कितना है, जब ये 3 डायमीटर कंप्लीट हो गया, कितना डायमीटर कंप्लीट हो गया, अब इसी डायमीटर को लेकर जब मापने की कोशिश किए तो मुझे दिखा इस डायमीटर का एक छोटा सा हिस्सा ही इसको पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? एक छोटा सा हिस्सा कंप्लीट होने के लिए चाहिए। मात्र 0.14 वैल्यू आता है। कितना आता है? समझो क्या कह रहे हैं हम। अगर हमने किया, मान लिया जाए ये 7 मीटर का रेडियस, 7 मीटर का मान लो
ये रेडियस होता, कितना होता? तो बताइए डायमीटर कितना आता? कितना आता? 14 मीटर आता ना। अब गौर करते जाओ, हम लोग पेरीमीटर का एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? पेरीमीटर का एक फॉर्मूला जानते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और अगर हम लोग इस डेटा को, मान लो हम इस पेरीमीटर को निकालने की कोशिश करें, तो मेरे पास डेटा कितना आएगा? लगभग कि अगर एक बॉल है, उस बॉल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। कितना? 14 सेंटीमीटर। और उसका पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर हो। कितना हो? तो 44 सेंटीमीटर को अगर हम डायमीटर से डिवाइड कर दें, क्या करते हैं? उसके डायमीटर से डिवाइड कर दे, तो जो डेटा मिलेगा हमको वो हमेशा इसी का डेटा कहलाएगा, वो पाई होगा। देखो आओ काटो, 22 भाई कितना आएगा? मिला। और 22 बाई 7 को अगर डिवाइड करोगे, ध्यान देखने ना, 7 3 जा 21, कितना बचेगा? 1 पॉइंट लेंगे, 0 बैठाएंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 3। अब कितना आएगा? 30। कितना आएगा अभी? 7 4 जा 28। आसान से चला जाएगा ना। बताओ 3.14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही 3.14 हम लोग कैसे ला रहे हैं? 22 बाई 7 को डिवाइड करके ना। ये जो 0.4 यानी जो 0.14 की जो वैल्यू आ रही है, ये 0.14 का वैल्यू कुछ और नहीं है, बल्कि इस डायमीटर का वो छोटा सा टुकड़ा है जो इस 14 सेंटीमीटर का यही टुकड़ा है। यानी समझ लो, इस 14 सेंटीमीटर का 100 टुकड़ा करना पड़ेगा। 100 टुकड़ा में से जो एक टुकड़ा होगा, वो एक ही टुकड़ा यहाँ पर बैठ पाएगा, इतना ही जगह इसको मिलेगा। और ये टुकड़ा मात्र 0.14 होता है। कितना होता है? 0.14 होता है। आप दुनिया के किसी भी सर्कल को उठा लो, आपको हमेशा डेटा सेम ही मिलेगा। पाई का डेटा कभी भी बदलता नहीं है। पाई का डेटा कभी बदलता नहीं है। तो ये पाई हमेशा हर हालत में आपको 22/7 ही देगा। और इसको हम लोग सीधा सीधा कहते हैं कि अगर पाई को जानना है तो बोलते हैं पेरीमीटर बटा डायमीटर, पेरीमीटर बटा डायमीटर। और गौर करके देखना, एक डायमीटर, 2 डायमीटर और 3 डायमीटर और थोड़ा सा पॉइंट, सभी को जोड़ेंगे तो 3.14 आएगा ना। कितना आएगा? 3.14 आएगा ना। ये एक्यूरेट डेटा है और हर बार आएगा, ये कभी बदलेगा नहीं। चाहे आपका डायमीटर छोटा हो या आपका डायमीटर बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके डायमीटर को लेकर के जैसे 3 बार मापोगे और तीसरा जो मापोगे, इसका डेटा इस डायमीटर के अकॉर्डिंग मात्र 0.14 ही आएगा। मेजरमेंट करके देख लेना। इसलिए इसका हमेशा वैल्यू पाई का 3.14 होता है। कितना होता है? समझ में आ रहा है? क्या करें? तो हम लोग पाई की वैल्यू एक्चुअल पेरीमीटर और डायमीटर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? चल रहेगा। आप चाहो तो घर में कर सकते हो। आप किसी भी एक सर्कल ले लेना, एक मान लो कोई भी एक तार ले लेना, तार समझ रहे हो? कोई भी स्टील का तार ले लेना, तार को लेकर एक सर्कल बनाना और उसका डायमीटर से मेजरमेंट करके तार काट लेना। तार काट लेना, काटने के बाद क्या करना? उसको मोड़ करके देखना, टच यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, हल्का सा बच जाएगा। वो जो हल्का सा बचेगा उसको पूरा करने के लिए मुझे इस डायमीटर के कितना छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा, तो आपको खुद ही दिख जाएगा, खुद दिख जाएगा। उसके जब बांटोगे ना तो इसका वैल्यू हमेशा 0.14 आएगा। कैलकुलेट करोगे हमेशा 0.14 आएगा। जितना छोटा टुकड़ा होगा उसका रेस्पेक्ट में देख लेना। यानी पूरा डायमीटर यहाँ है और ये पूरा डायमीटर, ये जो दिख रहा है वैल्यू 0.14, हमेशा 0.14 मिलेगा। टोटल हो जाएगा 3.14। तो पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? तो पाई का वैल्यू बदलता नहीं है, इसलिए पाई का वैल्यू कितना है? 22 पाई। इसी पाई को, सुनो ध्यान से, इसी पाई को एंगल में रेडियन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? बोला नहीं, इसी पाई को एंगल में रेडियन की जगह यूज करते हैं। कैसे? इसका एक कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या है? समझना ध्यान से। जिस तरह से 2 तरीका है इसका, पाई